Let's Mike News Wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के हलफनामा साइन करके दीजिए वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बेंगलुरु में कहा कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांग रहा है, मैं पहले ही संसद में संविधान की शपथ ले चुका हूं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट ऐसी हैं जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोट से जीता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी सब जगह नहीं बल्कि चुनिंदा स्थानों पर गड़बड़ी कर जीत सुनिश्चित करती है। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में अब गृहमंत्री शामिल होने से आयोग का बर्ताव बदला है और विपक्ष के साथ भेदभाव हो रहा है। गहलोत ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट की जानकारी मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं देने और फर्जी वोटर नाम हटाने को लेकर भी आरोप लगाए और कहा कि अगर आयोग निष्पक्ष होता तो बड़ी गलती पकड़ने पर जांच कर उचित कार्रवाई करता। गहलोत ने राजस्थान समेत 4 राज्यों की निर्वाचन विभाग की वेबसाइटें भी बंद रहने की बात कही। हालात बन गए हैं जब हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा देश के अंदर। बार बार हम लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? सारी संस्थाएं दबाव के अंदर है, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, और जितनी संस्था है वो दबाव के अंदर है। और हम सब चाहेंगे कि ये संस्थाएं क्रेडिबल संस्थाएं हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, चाहे वो आईटी या इनकम टैक्स, सीबीआई या ईडी हो, और साथ में इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन पे पूरे डेमोक्रेसी का भविष्य टिका हुआ है। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता सबसे जरूरी है, उसी के साथ में फ्यूचर जुड़ा हुआ है डेमोक्रेसी का। नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले किए गए। पहली बात, एलपीजी सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। दूसरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 300 रुपए सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। तीसरी, पूर्वोत्तर के असम और त्रिपुरा राज्यों के विकास के लिए 4,250 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मंजूर हुआ है। चौथी, शिक्षा विभाग में 275 तकनीकी संस्थानों को मजबूत करने के लिए 4,200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, जिसमें विश्व बैंक से भी सहायता मिलेगी। पांचवीं, दक्षिण भारत में मरक्कनम पुडुचेरी 4 लेन हाईवे के निर्माण के लिए 2,157 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम मंदिर के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखी। इस मंदिर को देवी सीता का जन्मस्थान माना जाता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत 882 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक है। वहां शाह ने जनसभा में एसआईआर पर लालू और राहुल को घेरते हुए कहा कि जो भारत में जन्मा ही नहीं उसे वोट देने का अधिकार नहीं।
घुसपैठिए इन लोगों के वोट बैंक हैं, इसलिए इनको परेशानी है। अरे मुझे बताएं लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? टैरिफ विवाद के बीच भारत ने अमेरिका से नए हथियार और विमान खरीद पर फिलहाल रोक लगा दी है। डिफेंस डील के तहत P-81 पोडिसन प्लेन, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स, एंट्री मिसाइल टैंक खरीदने की योजना थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस डील के लिए वाशिंगटन जाने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा को रद्द कर दिया गया है। ये डील 31,500 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले को टैरिफ वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि इस मुद्दे पर न तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने और न ही पेंटागन ने कोई बयान दिया है। उधर चीन ने भारत पर अमेरिका के टैरिफ लगाए जाने की निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इसे टैरिफ का दुरुपयोग करार दिया। गुओ ने कहा कि चीन साफ तौर पर टैरिफ के गलत इस्तेमाल के खिलाफ है। अमेरिका को तकनीकी और व्यापार मुद्दों का राजनीतिकरण बंद करना चाहिए। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गजा पर नियंत्रण का फैसला किया है, जिस पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इस फैसले को गलत बताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इजराइल को अपने हमले बढ़ाने के बजाय तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए। स्टारमर ने गजा में मानवीय संकट पर चिंता जताते हुए युद्ध विराम की मांग की और कहा कि वहां बंधकों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जा रहा है। इधर केरल के वित्त मंत्री KN बालगोपाल ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि अमेरिका के भारत पर लगाए गए उच्च टैरिफ से केरल की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने इसे टैरिफ धमकी बताया और कहा कि इससे केरल के समुद्री खाद्य, मसाले, कृषि और कॉयर उद्योग पर भारी असर पड़ेगा। बालगोपाल ने चेतावनी दी कि इस वजह से केरल की अर्थव्यवस्था फिर से कोविड के समय जैसी हालत में जा सकती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर तेलंगाना प्रतिनिधिमंडल की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात रोकने का आरोप लगाया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार ने 10 दिन पहले राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था, लेकिन 2 दिन इंतजार के बाद भी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने इसे तेलंगाना के लोगों का अपमान बताया। रेड्डी ने बीजेपी और बीआरएस पर बैकवर्ड क्लास समुदाय से धोखा करने और 42% बीसी आरक्षण बिल को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया। मेघालय में 10 साल बाद फिर से कोयला खनन शुरू हो गया है। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैज्ञानिक और खतरनाक रैट होल खनन के कारण राज्य में खनन पर रोक लगा दी थी। अब केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद 2 कोल ब्लॉक ईस्ट जयंतिया हिल्स का सारिंगखम और वेस्ट खासी हिल्स का पिडेंग शालांग वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन शुरू कर चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण युवाओं को नौकरी देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने हैदराबाद के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान से एक समझौता किया है। ये समझौता दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के दूसरे चरण के तहत हुआ है। इस योजना के तहत अरुणाचल के 1851 युवाओं को इस साल प्रशिक्षण देकर नौकरी दिलाई जाएगी। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में इमदापुर गांव में शराब छुड़ाने की एक पारंपरिक चिकित्सक की हर्बल दवा पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 3 लोगों की मौत 6 अगस्त की शाम को हुई, जबकि एक ने 7 अगस्त को दम तोड़ा। ये लोग शराब की लत छुड़ाने के लिए ये दवा ले रहे थे। पुलिस चिकित्सक से पूछताछ कर रही है। प्रशासन ने लोगों से ऐसी अनजान दवाओं से सावधान रहने की अपील की है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।